ससुराल ये ऐसी जगह का नाम है जहाँ हर लड़की जाना भी चाहती है और वहाँ रहने के बाद वहाँ से भागना भी चाहती है। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी रोए। बस साजन के घर जाना है गाने से लेकर मुझे अपने घर जाने का ही तो सफर है ससुराल, जो हमारी बरखा को शादी के बाद 6 महीने में ही समझ में आ गया था। शादी के पहले जहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत, घूमना, रोमांस की बातें होती थी, वहीं शादी के बाद ससुराल में सिर्फ आज खाने में क्या बनेगा यही मसला चलता रहता है। आज खाने में क्या बना है? मेरा कलेजा खा लो, वैसे भी जल बुनकर पूरा पकसा गया है। कहूँ तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दूं ऊपर से। हे भगवान, कहाँ मैं परियों की रानी बनी फिरती थी अपने घर में, और कहाँ यहाँ मुझे रसोई की नौकरानी बना दिया इन लोगों ने। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है, यहाँ जो मर्जी कर सकती हो। हाँ, करची से लेकर बेलन और ये सिलबट्टे तक सब कुछ मेरे हाथ में ही है। बोलो किस चीज से मार खाना चाहोगे तुम? बरखा बहू। जी माँ जी। क्या बातें हो रही है पति पत्नी के बीच? बस माँ जी अपनी खुशकिस्मती पे खुश हो रही थी। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, और पति तो मेरा देवता है, देवता। ये अभी तो बेलन। हाँ, ये बेलन बताओ ना, कितनी रोटियां खाओगे पति देव? देख जरा कितना ख्याल रखती है तेरा, कितनी अच्छी जीवन साथी मिली है तुझे। जी माँ जी। मैं ये कहने आई थी कि सबके लिए रोटियां बना दो, सब आज गर्मा गर्म रोटियां ही खाएंगे। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। रोटियां बना रही हो तो मेरे लिए ना मक्खन के पराठे भी बना देना। यहाँ आओ ना तुम, यहाँ आओ, तुम्हें पराठे खाने हैं ना। और बरखा बेलन लेकर पीछे दौड़ती है। मम्मी। बरखा की हालत बाकी बहुओं से कुछ अलग तो थी नहीं। उसे भी अपने ससुराल में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी मायके की जिंदगी इतनी रोमांचक थी कि यहाँ उसे लग रहा था कि वो किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में आ गई हो। वाह वाह, क्या पुराने गाने हैं, मजा ही आ गया भाई। पुराने गानों जैसा आजकल कुछ नहीं है ना बहू? जी पापा जी। जी मम्मी जी, सही बात है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मेरे तो सच में अरमान आंसुओं में बह गए हैं। यहाँ रोज रात को बैठकर ये लोग पुराने गाने सुनते और साथ में हमें भी बिठा देते। कहाँ मैं सारा दिन इंस्टाग्राम चलाने वाली, और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में आ गई हूँ। मजे तो गीता कर रही होगी वहां लंदन में। काश मैं भी सुमिश के प्यार में नहीं पड़ी होती तो आज लंदन में किसी अंग्रेज के साथ बियर पी रही होती। गीता बच गई तू। गीता बरखा की बचपन की पक्की सहेली थी, दोनों साथ में पले बड़े थे। लेकिन बरखा ने यहाँ शादी कर ली और गीता लंदन में चली गई जॉब करने। बरखा अगले दिन गीता को फोन करती है और अपनी बोरिंग जिंदगी के बारे में रोना रोती है। अरे मेरी जान, तो क्यों परेशान हो रही इतना? तुझे क्या पड़ी है मेरी? तुझे क्या पता कि यहाँ सब कुछ कितना बोरिंग है। हम कितने मजे करते थे, घूमते थे, जो मन में आता था करते थे। यहाँ तो सब कुछ ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में चल रहा है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था ये शादी वादी छोड़, हम लंदन में चलते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना था। अरे मेरी अकल पर पत्थर जो पड़ गए थे। लेकिन तेरे तो मजे होंगे ना, वहां लंदन में खूब एंजॉय कर रही होगी ना। अरे पूछ मत, यहाँ ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। जब चाहो जैसा चाहो वैसा घूमो, पहनो, खाओ, पियो, बस मजानी लाइफ। हाय काश मैं भी लंदन आ पाती तुझसे मिलने, कितना वक्त हो गया। मिल तो सकते हैं हम, क्योंकि अगले हफ्ते मैं आ रही हूँ राजगढ़। मम्मी पापा कह रहे हैं इतने महीने हो गए, अब तो आ जा। यहाँ आएगी तो तेरी शादी करवा देंगे वो लोग, देखना। मैं कौन सा उनकी जाल में फंसने वाली हूँ। यहाँ मैं ऐसी छिछोरी बनकर रहूंगी ना कोई मुझे अपने घर की बहू बना ही नहीं सकता। एक काम करना, कुछ दिन तो यहाँ मेरे ससुराल आ जाना। यहाँ तो सब कुछ बोरिंग है, तो आएगी तो थोड़ा मजा भी आ जाएगा जीवन में। यहाँ इन्हें भी तो पता चले छिछोरी लड़कियां कैसी होती है। फिर तो तेरे ससुराल वालों को तैयार रखना, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझसे छिछोरी लड़की देखी नहीं होगी। अरे जल्दी आ जा यार, अब तो मुझे तेरा और भी ज्यादा इंतजार है। बरखा को पूरा यकीन था गीता के आते ही उसके ससुराल की शांत झील में
ऐसा पत्थर गिरेगा कि लहरें कई दिनों तक उठती रहेंगी। दूसरी तरफ गीता भी पूरे जोश में थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि इस बार राजगढ़ आकर वो बिल्कुल वही करेगी जो उसे पसंद है। कोई उसे रोकेगा नहीं, ना कोई उसे टोक पाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो वो उसकी समस्या होगी। लेकिन गीता नहीं जानती थी कि इस घर में उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो धीरे धीरे उसके पूरे सोचने का तरीका बदल देगा। अगले दिन, माँ जी, आज मेरी सहेली आने वाली है। भाई, लंदन वाली? जी माँ जी। अरे भाई, विदेश से मेहमान आ रही है तो स्वागत भी बढ़िया होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वापस जाकर कहे भारत में मेहमानों की कदर ही नहीं होती। अरे कदर तो तब होगी ना जब आप लोग उसे झेल पाओगे। तभी बाहर कार रुकती है। गीता बड़े बड़े चश्मे, रंग बिरंगे कपड़े, हाथ में कॉफी का कप और कंधे पर बड़ा सा बैग लटकाए अंदर आती है। हेलो पीपल्स। बरखा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आखिर आई गई तू। आना तो था ही, तो इतनी रोती जो रहती है फोन पर। आइए बिटिया जी, आइए। नमस्ते अंकल जी। कैसी हो बेटा? एकदम फर्स्ट क्लास आंटी जी। आंटी जी नहीं, अब तो तुम भी परिवार जैसी हो गई हो भाई। वाओ, अभी 5 मिनट हुए हैं और मुझे परिवार बना दिया। बरखा मन ही मन हंस रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब बस कुछ ही देर में गीता अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी। दोपहर के समय सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। सब उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। गीता हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हुए आ रही थी। हेलो गाइस, आज मैं हूँ अपनी फ्रेंड के ससुराल में और आज हम खाने वाले हैं ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली लंच। अंकल जी स्माइल कीजिए ना, अब तो बहुत सीरियस लग रहे हैं। अरे हम तो खाना खाने बैठे हैं, फोटो खिंचवाने नहीं बेटा। कोई बात नहीं, मैं फिल्टर लगा लूंगी। अच्छा, तो हमारी उम्र भी कम कर दोगी? यस, 20 साल का। फिर तो लगा ही दो। बरखा का चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि गोपाल जी नाराज होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। लेकिन अभी तो पहला दिन था भाई। बरखा को पता था शाम गोपाल जी अपना पुराना रेडियो चलाते हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये अभी भी चलता है? क्यों, इससे क्या हुआ? अंकल जी, इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए। और हमें भी वही रखवा दो फिर। नो, आप तो बहुत क्यूट हो। गोपाल जी हंसने लगते हैं। गीता पूरी कोशिश कर रही थी कोई ना कोई उसकी हरकतों से परेशान हो जाए, लेकिन जितना वो छिछोरापन दिखाती उतना ही घर वाले हंसकर बात टाल देते। हाँ, एक इंसान था जो उसकी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था, और वो था रोमेश। अगले दिन रोमेश बाहर बैठा चाय पी रहा था। गीता वहां आती है। तुम पूरे दिन इतने सीधे कैसे बने रहते हो? और तुम पूरे दिन इतनी टेढ़ी कैसे बनी रहती हो? वाह, जवाब भी देते हो। सवाल अच्छे हो तो दे देता हूँ। किसी ना चलो बाहर घूमने चलते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बोरियत हो रही है। मुझे तो नहीं हो रही। तुम्हारी उम्र क्या है? 27। और शौक 75 साल वाले हैं। रोमेश हंस देता है। अच्छा लगा तुम्हें हंसते हुए देखकर। और मुझे अच्छा लगता है जब तुम 2 मिनट चुप रहती हो। बहुत बदतमीज हो। धन्यवाद। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। पहली बार गीता को लगा कि कोई ऐसा भी है जो उसकी बातों से परेशान नहीं होता, बल्कि उसे उसी की भाषा में जवाब देता है। ये गोलगप्पे खाते हो तुम? हाँ। तो फिर तुम इतने संस्कारी कैसे हो? कुछ भी, गोलगप्पे खाने से संस्कार थोड़ी ना चले जाते हैं। मुझे लग रहा था तुम तो सिर्फ खिचड़ी खाते होगे, और मुझे लग रहा था तुम सिर्फ हवा खाती होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैठने का मौका ही किसी को नहीं देती ना, सब कुछ हवा में ही उड़ा देती हो। दोनों हंस पड़े। अब दोनों की नोकझोंक धीरे धीरे दोस्ती में बदल रही थी। गीता पहले से ज्यादा समय रोमेश के साथ बिताने लगी थी, लेकिन उसकी छिछोरी आदतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गीता तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। अरे बेटा, ये कौन सा गाना है? आंटी जी, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है। पर इसमें गाना कहाँ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिक्सर में ढोल डाल दिया हो। तुम मत हंसो। मैं क्या करूं, पापा ने सही बोला है। तुम हमेशा अपनी फैमिली की साइड लेते हो। हाँ, क्योंकि वो सही होती है। और मैं? तुम भी कभी कभी सही होती हो। सिर्फ कभी कभी, मतलब बहुत कभी कभी। गीता तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। सब हंसने लगते हैं।
बरखा ने गीता को इसलिए बुलाया था ताकि घर में हलचल मचे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि हलचल तो हो रही है, बस वैसी नहीं जैसे उसने सोची थी, क्योंकि अब गीता की नजरें हर थोड़ी देर में रोमेश बाबू को ढूंढने लगती थी और रमेश भी उसकी बकबक का इंतजार करने लगा था। एक शाम जब सब लोग बैठे थे, गीता अचानक चुप हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत खराब है? पर चुप क्यों इतना? मुझे डर लग रहा है तुझे चुप देखकर। गीता की नजर रमेश पर जाती है जो बाहर किसी काम से गया हुआ था। पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बस। बरखा उसे गौर से देखने लगती है और तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो किसी चीज की वजह से नहीं बल्कि रमेश को सामने से आता दिख आ गई थी। अरे वाह, लंदन वाली को तो राजगढ़ में करंट लग गया लगता है। गीता अभी खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस लड़की को शादी का नाम सुनकर बुखार आ जाता था, वो अब दिन में कई बार एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, और शायद पहली बार उसके मन में किसी के लिए सिर्फ मस्ती नहीं, कुछ और भी जन्म ले रहा था। लेकिन बरखा ने गीता को अपने ससुराल इसलिए बुलाया था ताकि उसकी शांत और सीधे साधे परिवार में थोड़ा हंगामा हो, थोड़ी हलचल हो। लेकिन धीरे धीरे मामला तो उल्टा पड़ रहा था। जो लड़की यहाँ सबको परेशान करने आई थी, वो खुद किसी के बारे में सोचते सोचते परेशान होने लगी थी। हालत ये थी कि पहले जहां सुबह उठते ही गीता अपने मोबाइल में सोशल मीडिया खोलती थी, अब उठते ही सबसे पहले ये देखती थी कि रमेश घर में कहाँ है। सुबह का समय। अरे वाह, तुम तो माली काम भी कर लेते हो क्या? हाँ, और जरूरत पड़ी तो बिजली वाला भी बन जाता हूँ। और अगर जरूरत पड़ी तो पति भी बन जाओगे? रमेश चौंक कर उसकी तरफ देखता है। गीता खुद भी अपनी बात सुनकर घबरा जाती है। मेरा मतलब किसी का भी। अच्छा, मुझे लगा इंटरव्यू चल रहा है। बहुत मजाक उड़ाने लगे हो तुम आजकल। संगत का असर है मैम साहब। पहले गीता ऐसी बातें सिर्फ मजे के लिए करती थी, लेकिन अब उसके शब्दों में शरारत के साथ साथ कुछ सच्चाई भी आने लगी थी, और ये बात सबसे पहले बरखा ने पकड़ ली थी। सच सच बता। क्या? रमेश अच्छा लगता है ना तुझे? पागल है क्या? तो अभी जब वो बाजार गया है तब तू हर 5 मिनट में खिड़की से बाहर क्यों देख रही है? अरे मैं तो मौसम देख रही थी। हाँ, और उस मौसम का नाम रमेश है ना? चुप कर यार। अरे वाह, लंदन वाली गई काम से, मेरे देवर के पीछे पीछे सारा दिन घूमती रहती है और मुझे कह रही है चुप कर। मैं किसी के पीछे नहीं घूम रही हूँ। अच्छा जी, मुझसे झूठ बोला जा रहा है। वो देखो, रमेश आ जा रहा है। कहाँ है? समझ गई मैं। गीता लाख छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्यार छुपने से कहाँ छुपता है। धीरे धीरे पूरे घर को समझ में आने लगा था कुछ तो चल रहा है, बस दोनों में से किसी ने अभी तक माना नहीं था। एक शाम सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। गीता बेटा, तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचा है? मैंने? हाँ जी। कुछ नहीं। उम्र भी तो हो रही है ना बेटा। आंटी जी, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती अभी। सही कह रही है। क्या रमेश? क्योंकि शादी के बाद हालत बरखा भाभी जैसी हो जाती है ना। कुछ भी, मैं बहुत खुश हूँ। देवर जी यूं ही कुछ भी कहते थे। जिस लड़की को शादी शब्द सुनकर एलर्जी हो जाती थी, वो अब उसी शब्द के बारे में सोचने लगी थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे खुद एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो कितनी बदल चुकी है। कुछ दिन बाद गीता के लंदन वापस जाने का दिन आ जाता है। बेटा अपना ध्यान रखना और वहां पहुंचकर फोन कर देना। जी अंकल जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन उसकी नजर बार बार रमेश पर जा रही थी। रमेश चुप खड़ा था। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, बस हाँ। और क्या कहूँ? कुछ भी। अपना ख्याल रखना। तुम भी। गीता कार में बैठ जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें नम हो जाती है। पहली बार लंदन लौटते हुए गीता खुश नहीं थी। पहले उसे अपने शहर से बाहर निकलने का उत्साह होता था, लेकिन इस बार उसका दिल यहीं कहीं रह गया था। करीबन 2 महीने बाद बरखा अपने कमरे में बैठी होती है। अचानक उसका फोन बजता है। हेलो, मैं आ रही हूँ। फिर से? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे रमेश से शादी करनी है। क्या? सुनाई नहीं दिया क्या? मैं तेरी देवरानी बनने वाली हूँ अब। इससे कहते हैं खुद अपने पैर कुहाड़ी मारना। आजा बेटा, तेरी ही कमी थी बस इस घर में। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी शादी का मजाक उड़ाया था, वही सबसे पहले शादी के लिए तैयार बैठी थी। कुछ महीनों बाद रमेश और गीता की शादी हो जाती है। गीता दुल्हन बनकर उसी घर में आ जाती है। बरखा उसे देखकर हंसी रोक नहीं पाती।
वाह। क्या है, तू इतना हंस क्यों रही अब? याद है तू क्या बोलती थी? क्या? मैं एक ऐसी छिछोरी बनूंगी कि कोई मुझे बहू बनाए ही ना। चुप कर। और आज देख, ज्यादा मत उड़। मैं नहीं उड़ रही हूँ, तू गिर गई है अब ससुराल के चक्कर में। और दोनों हंसने लगती है। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि शादी से पहले जो चीजें अच्छी लगती है, शादी के बाद वही जिम्मेदारियां बन जाती है। गीता बहू जरा चाय बना दो। जी माँ जी। और मेरे लिए चीनी कम। जी पापा जी। और मेरे लिए पराठे। हाँ पतिदेव जी। बरखा दरवाजे से सब देख रही थी। कैसा लग रहा है? क्या? बहू बनकर? हाँ, इतना बुरा भी नहीं है वैसे। गीता बहू आटा भी गूंथ लेना और शाम को पकोड़े भी बना लेना और मेरी शर्ट भी प्रेस कर देना। मैंने क्यों की शादी? अच्छी खासी लंदन में मजे कर रही थी, यहाँ आकर। मैंने कहा था तू छिछोरी ही सही है, लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी। अब बन जा संस्कारी बहू। शादी का लड्डू पहले ही अच्छा लगता है, पर उसके बाद तो, क्योंकि उसके बाद वो लड्डू बस रोटियां या पराठे में बदल जाता है। मेरी जान। वाह, मेरा पसंदीदा गाना बज रहा है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। गीता सिर पकड़ लेती है। बरखा उसके बगल में बैठ जाती है। क्या हुआ? फिर शुरू हो गए पापा जी। तुझे याद है? क्या? जब मैं यही बात बोला करती थी। हाँ, और तू कहती थी लंदन में जिंदगी कितनी मजेदार है। दोनों साथ में बैठ जाती है। गोपाल जी गाने के साथ गुनगुनाने लगते हैं। कविता मुस्कुरा रही थी, रोमेश चुपचाप गीता को देख रहा था। गीता भी उसकी तरफ देखती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, कुल्हाड़ी मारी तो है, लेकिन गलत जगह नहीं मारी। कभी कभी हमें लगता है कि खुशी कहीं दूर है, किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरी जिंदगी में है, लेकिन असली खुशी अक्सर वहीं मिलती है जहां लोग हमें वैसे ही अपना लेते हैं जैसे हम हैं। गीता इस घर में मसाला डालने आई थी, लेकिन आखिर में खुद इसी घर का हिस्सा बन गई। और अब जब भी पुराने गाने बजते थे, सबसे ज्यादा शिकायत वही करती थी और सबसे ज्यादा देर तक बैठकर सुनती भी वही थी। शायद इसी को हम जिंदगी कहते हैं, जहाँ थोड़ी शिकायतें, थोड़ी नाराजगी और थोड़ी बोरियत भी होती है। दीदी, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए मम्मी के यहाँ जाना है, तो अभी सुबह का काम आप कर लेना। हो सकता है आते आते रात हो जाए, तो रात का खाना भी आप ही बना लेना। हो सकता है क्या? होगा ही। सुबह की निकली तुम रात को ही आती हो। ऐसा पहली बार तो कोई हुआ नहीं है, हमेशा ही होता है। मीरा, तुम हर दूसरे दिन कोई ना कोई काम बोलकर सुबह सुबह घर से चली जाती हो और फिर रात तक आती हो। मुझ पर कितना काम का लोड हो जाता है। अब है तो काम है, मैं क्या करूं? जैसे आप घर संभाल लेते हो, मैं बाहर संभाल लेती हूँ। इसमें इतनी बातें सुनाने वाली तो कोई बात नहीं है। दीदी, आप भी मत भूला करो, मैंने भी आपके लिए एक वक्त आने पर बहुत बड़ा त्याग किया था। तब आपने ही कहा था, जब जिस चीज की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, बोल देना। तो अब जब मैं बोल रही हूँ, आपको भी अपनी बात ध्यान रखनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मीरा काम का बहाना बनाकर बाहर घूमने निकल जाती है। ये अच्छा है इसका, एक बार इसका एहसान लेकर जिंदगी भर की मुसीबत मोल ले ली मैंने। लगती हूँ काम में, महारानी तो अब रात तक ही आएंगी। सरिता घर के सारे काम एक एक करके करने लगती है। क्या हुआ बड़ी बहू, कई सुबह सुबह किटकिट क्यों कर रही हो? क्या परेशानी है? परेशानी तो क्या होगी माँ जी, वही बात है, आपकी छोटी बहू तो जरूरी काम का बहाना बनाकर सुबह निकल जाती है, पीछे का सारा काम मुझे करना पड़ता है। ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। कोई तो बात हुई होगी ना तुम दोनों के बीच, जो वो रसोई का काम कम करती है। बस माँ जी, आप पूछिए मत। अरे मैं पूछ भी कहाँ रही, वो तो तुम ही बड़बड़ कर रही हो। जो काम करना है करो, बस सुबह सुबह ये बड़बड़ बंद करो। सरिता काम में लग जाती है, तभी उसकी बाई का फोन आता है। दीदी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर हूँ, मुझे गांव जाना है। मेरे और देवरानी के बीच बंटवारे की बात चल रही है। मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी सास सब कुछ उठाकर उसे दे देगी। आजा, लगता है आजकल जेठानियों की जगह देवरानियों का राज चल रहा है। कुछ कहा क्या दीदी? अरे तुझे कुछ नहीं कहा, तू जा, मैं कर लूंगी। अरे क्या सुबह सुबह फोन पर लगी रहती हो, काम करो ना अपना। हाँ, बस अब तुम्हारे बोलने की ही देर रह गई थी। सुबह से अकेली लगी हूँ, वो किसी को दिखा नहीं। बाई ने भी छुट्टी का बोल दिया, वो किसी को पता नहीं। बस काम नहीं होता तो सबको दिख जाता है। सुबह सुबह तुम अपनी रामायण मत चालू करो। नाश्ता बन गया हो तो दे दो, वरना मैं ऑफिस में कर लूंगा।
हाँ, फिर आपकी मम्मी मुझे सुनाएंगी कि मेरा बच्चा भूखा चला गया। बख्श दो मुझे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम जानो और वो जाने। शुभम बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। सरिता गुस्से में बर्तन पटकने लगती है। क्या तमाशा मचा रखा है तुमने सुबह सुबह? क्या बात है? अब बाई नहीं आई तो हम क्या करें? कभी किसी पर गुस्सा निकालने से काम तो नहीं चलेगा ना। बाई नहीं आई, देवरानी जी चली गई मटकने और काम सबको टाइम पर चाहिए। मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। जितना होगा उतना ही कर पाऊंगी। ज्यादा जल्दी है तो किसी को खुद आकर कर ले। तो क्या तेरे ससुर को भेजूं रसोई में चाय बनाने के लिए? अब ये होगा इस घर में। ये सुनकर सरिता थोड़ी शांत होती है और चुपचाप काम करने लगती है। पता नहीं क्या हो जाता है इसे, कभी कभी सुबह सुबह चालू हो जाती है। अपने जमाने में हमने भी तो काम किए ही हैं, इसकी तरह किटकिट तो कभी नहीं की। ये जाने और इसकी देवरानी जाने, हमें काम से मतलब है। सुबह से एक कप चाय के लिए बैठा हूँ, हो क्या रहा है इस घर में? अरे ये बहुओं की रोज की काम को लेकर लड़ाई, और क्या। दोनों एक नंबर की कामचोर हैं, रसोई में तो जाना ही नहीं चाहती। बस चले तो दिन रात डोलती फिरे दोनों। माँ जी, ये सब मेरे लिए तो मत ही बोलो आप। आपकी लाडली छोटी बहू है ना, वही नहीं आती रसोई में। दो बहुएं हैं पर एक ग्लास पानी का सहारा नहीं है कि बीमार सास की दवाई तो ले ले। सरिता गुस्से में आती है और पानी का ग्लास पटक कर चली जाती है। इतने में मीरा शॉपिंग करके मटकती हुई चली आती है। ये सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो हर दूसरे दिन? पीछे से बड़ी बहू कितना परेशान करती है। अब इसका जवाब तो वो ही देंगी, मैं क्या करूं? वो सारा सामान कमरे में रख देती है और बना बनाया खाना खाकर सो जाती है। शाम को उठकर मीरा चाय नाश्ता बना देती है और कपड़े प्रेस करने लगती है। आज सूरज कहाँ से निकल रहा है जो तुम काम कर रही हो? तुम ज्यादा मत बोला करो, कुछ पता नहीं है तुम्हें? मैंने बड़ी दीदी के लिए जो त्याग किया है ना, वो मुझे ही पता है। तुम और तुम्हारा त्याग, पता नहीं क्या चक्कर है तुम दोनों का। खैर छोड़ो, मुझे चाय दो और फिर काम भी है मेरे पास। मीरा उसे चाय बनाकर देती है और रात का खाना बनाने के समय वापस अपने कमरे में चली जाती है। सरिता फिर चालू हो जाती है। पता नहीं क्या बुद्धि फिर गई थी मेरी उस समय, जो मैंने इससे वो कह दिया। मेरे ऊपर अब बस जिंदगी भर का एहसान हो गया इसका। सरिता ख्यालों में खो जाती है। मम्मी जी, आज मेरे घर से सब लोग आ रहे हैं खाने पर, तो मैं सोच रही हूँ 3-4 सब्जियां और बाकी मीठा नमकीन हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर बेटा, अच्छे से खातिर करना सबकी। और दीदी, वो लोग तो रुकेंगी भी ना थोड़े दिन। मैं रोज नया नया मीठा बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतना कुछ बनाना आता है। मेरी मम्मी तो मीठा बहुत ही पसंद करती है, वो तो खुश हो जाएंगी। चलो फिर आप खाने की तैयारी करो, मैं मीठा बनाने का सामान लाती हूँ। ये कहकर मीरा मार्केट चली जाती है और सरिता घर का काम देखने लगती है। मालती थोड़ा घर की साफ सफाई करने लगती है। जब मीरा वापस आती है, उसके साथ उसकी एक सहेली भी होती है। ये सुमन है, हम दोनों ने ही साथ में कुकिंग कोर्स किया था। थोड़ा इसे याद है, थोड़ा मुझे याद है, दोनों मिलकर बना लेंगे। सरिता का खाना तैयार हो जाता है, फिर मीरा और सुमन किचन में घुसते हैं। चल गुलाब जामुन बना लेते हैं। हाँ चलना। और जितना मुझे याद है, सूजी से बनते हैं ना? हाँ मुझे भी याद है, सूजी और गुड़ को घी में फ्राई कर देते हैं। ब्राउन होने पर वो तैयार हो जाते हैं। चल तैयारी शुरू करते हैं। जब तक वो लोग खाना खाएंगे, तब तक अपन गर्म गर्म गुलाब जामुन बना देंगे। थोड़ी देर में सरिता के घर वाले आ जाते हैं। बड़ी खुशबू आ रही है किचन से। लगता है देवरानी ने खूब मदद की है काम में। मीरा को मीठा बनाना पसंद है, वो उसी की तैयारी में लगी है। खाना तो मैंने और माँ जी ने बनाया है। अरे ये तो यूं ही तारीफ करती रहती है, ज्यादा तो इसी ने किया है, मैं तो जरा सा हाथ लगा कर आई हूँ। माँ जी, आप कितना भी कर लो, अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है आपको। चल चल जल्दी खाना लगा सबका, मुझे मक्खन बाद में लगाना, फिर मीरा भी तो ताजा मीठा बनाकर खिलाएगी। अच्छा मीठा भी है, वो भी घर का ताजा? अरे भाई जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर मीठा भी तो खाना है। बस मीठे का नाम सुनते ही तुम्हारे तो मुंह में पानी आ जाता है। खाना सब खत्म होने को होता है। मीरा और सुमन मीठे की तैयारी करने लगते हैं। बस अंकल जी 10 मिनट और रुकिए, आपके सामने ऐसा बढ़िया मीठा रखा जाएगा कि आप भी सोचेंगे किसने बनाया है। ये कहकर मीरा किचन में चली जाती है। बाहर सब गुलाब जामुन का इंतजार कर रहे होते हैं और अंदर से फुट फुट की आवाजें आने लगती है। उल्टी सीधी रेसिपी से बने गुलाब जामुन कढ़ाई से उछल उछल कर सब तरफ फैल गए होते हैं। एक छोटा टुकड़ा तो सीधे सुंदरलाल की थाली में आकर गिरता है। उसको मीठे की इतनी तलब लगी रहती है, पर मुंह में रखते ही उसका मुंह बन जाता है। और जो जुबान जलती है वो अलग। वो फू फू करके पूरे घर में घूमने लगता है।
अरे मीरा, सुमन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? सुबह से मीठा मीठा कर रहे हो और ये बनाया है? देख कर तो लग रहा है मैदा नहीं सूजी है। क्यों? किससे बनाया है? दीदी, घर की बात घर में ही रहने दो, बाद में बात करते हैं। सरिता की फैमिली खाना खाकर चली जाती है। भाई बख्श दो मीरा, तुम मीठा बनाने से हम मार्केट से ही मंगवा लिया करेंगे। मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ था तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, अच्छे के लिए ही किया था। हाँ वो तो पता है, पर अच्छा हुआ तो नहीं ना। अब सबने मीठा बनाना आपसे बंद कर दो। उस दिन पड़ोस वाली आंटी के भंडारे में भी हलवे में तुमने इतना पानी डाल दिया था कि वो हलवा कम सूप ज्यादा लग रहा था। ठीक है, नहीं बनाऊंगी मीठा। अच्छा है, मेरा ही काम कम होगा। वो दिन है और आज का दिन है। मीरा ने बिल्कुल ही मीठे से हाथ छुड़ा लिया है। कितनी बातें सुननी पड़ी थी मुझे मेरे मम्मी पापा से कि पहली बार आए और मीठा तक नहीं खिलाया गया किसी से। चलो कोई नहीं, जितनी मदद मिल जाए उतना ही सही, भागते बंदर की लंगोट ही सही। अगले दिन, आज कुछ तबीयत खराब लग रही है। मीरा, तुम संभाल पाओगी? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल संभाल लूंगी, आप आराम करो। ओहो, आज ही तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए घर पर मीटिंग है। यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे सब। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैडम, इतना एहसान करना कि मीठा मत बनाने लग जाना। मीठा बनाने का शौक त्याग कर दो तुम बस। हाँ दीदी, मीठा नहीं, चलो मैं काम कर लेती हूँ। मीरा काम में लग जाती है। बड़े बड़े लोग आने वाले थे तो वो पूरी सब्जी और बहुत सारी चीजें बनाने का सोचती है। थोड़ी देर में पूरी सब्जी, रायता, पकौड़े और बहुत कुछ बन जाता है। मीटिंग खत्म हो तो खाना खाया जाए, पर उससे पहले कुछ ठंडा हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मंगवाता हूँ। मीरा बेटा, कुछ ठंडा लाना। मीरा फ्रिज की बोतल ले आती है। अरे पानी पीना है, ग्लास भी तो ले आओ ना। आपने बोला ही नहीं। हाँ, लाती हूँ। मीरा अब ग्लास में सादा पानी भरकर लाती है। अरे मीरा, इस ग्लास में फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लाओ ना। क्या बात है, आज सरिता कहाँ है? उसे तो सब पता रहता है। मैं उन्हीं की तो मदद कर रही हूँ, उनकी वजह से ही तो काम कर रही हूँ, वरना इस समय तो मैं अपना कोरियाई ड्रामा देख रही होती। उनके लिए ये मेरा त्याग ही समझिए। हाँ हाँ ठीक है, अपनी रामायण बाद में मेरे सामने गाना, अभी सबके लिए ठंडा पानी लाओ। मीरा से जितना हो रहा था वो उतना कर रही थी। अब जैसे ही सब खाना खाना चालू करते हैं, सबके मुंह बन जाते हैं। अरे आज तो लगता है जैसे बहू समंदर से पानी लेकर आई और फिर सब्जी बनाई है। ये इतनी खारी है। तुमने सब्जी खा ली? वो भी चख लो एक बार। ऐसा लग रहा है सब्जियां खेत से सीधे ही थाली में रख दी गई है, पकाना भूल गई बहू। मेरी बहू को शौक तो बहुत है सबको बना बना कर खिलाने का। लगता है आज इसका ध्यान कहीं और है। अरे रहने दो रामलाल, घर की ही बात है। मीरा बहू को शौक होगा बनाने का, पर आता तो नहीं है ना बनाना, ये तो हमें भी पता है। उस दिन जो गुलाब जामुन कढ़ाई से उड़ उड़ कर पूरे घर में फैल रहे थे वो तो पूरे मोहल्ले को पता है। अरे भाई साहब, पूरी भी तो खाइए, कढ़ी चावल भी है, वो नहीं चखा आपने? वो भी मीरा बहू ने ही बनाया है क्या? हाँ बनाया तो इसी ने है। शौक बहुत है बनाने का, कभी कभार थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। कम ज्यादा नहीं हो जाता, ज्यादा ही ज्यादा है यहाँ तो सब, नमक भी और पानी भी। सब हंसने लगते हैं और खाना छोड़कर चले जाते हैं। मैंने इतने मन से सबके लिए बनाया था, थोड़ा तो एडजस्ट कर सकते थे ना। मैंने भी चखा था ना खाना मेरा, बहुत ही गड़बड़ थी। अगर सरिता की तबीयत ठीक होती तो ये सब नहीं होता, वो संभाल लेती। मैंने तो उनकी ही मदद के लिए ये सब किया। ये सब सुनकर सरिता उठ कर आती है। हाँ मीरा, तुम मन से तो करती हो, पर क्या होता है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई किसी चीज में माहिर होता है, कोई किसी चीज में। अब देखो ना, तुम बाहर के काम कितने अच्छे से करती हो, मैं वो नहीं कर पाती। हाँ ये तो है, बाहर के कामों में मैं माहिर हूँ, उसमें कभी कोई शिकायत नहीं कर सकता। तो फिर तय रहा, अब से तुम बाहर का काम करोगी और घर के मैं। ठीक है दीदी, इस घर की खुशी के लिए और अपनी प्यारी जेठानी के लिए आज मैं अपना खाना बनाने का शौक का त्याग करती हूँ। अब से वो आपका डिपार्टमेंट और बाहर का काम मेरा डिपार्टमेंट। कुछ दिन में सरिता भी ठीक हो जाती है और उसकी किटी आती है। आज तो किचन में तुम्हें हेल्प करवानी पड़ेगी मीरा। नहीं नहीं दीदी, आपकी किटी खराब हो जाएगी। पता लगा मैं अपनी शौक के लिए कुछ बनाकर लाई और किसी को पसंद नहीं आया तो आप पर ही बातें बनेंगी। आपकी और इस घर की खुशी के लिए मैंने अपना शौक त्यागा है, बस वापस अब नहीं करूंगी मैं। आप मुझे बाहर का काम बता दो, मैं वो कर लूंगी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो ये त्याग त्याग बोलकर कुछ काम करेगी ही नहीं। ऐसा, अभी कुछ बुरा तो नहीं बनाती थी, माँ जी ने और आग में घी डाल दिया। अब सब अकेले ही करना पड़ेगा। वो तैयारी कर रही होती है, तभी देखती है कि उसकी काम वाली बाई आ गई। उसकी तो जैसे जान में जान आती है। अरे तू आ गई, फटाफट लग जा मेरे साथ। मेरे अकेले की बस का नहीं है इतना काम करना, जल्दी जल्दी हाथ चला।
दीदी आपको पता है देवरानी इतनी चालाक निकली, मेरी सास ने जरा सा उसको ये बोल दिया कि जेठानी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है तो उसने तो रसोई में पैर रखना ही छोड़ दिया। इतना काम करके आई हूँ मैं वहां पर, मैं ही जानती हूँ। ऊपर से ये इनका छोटा बेटा, इनका तो लाडला है ही, हमसे ज्यादा उसे दे दिया। जैसे मैं तो इतने सालों से फालतू में काम कर रही थी, इतनी सेवा की सास की, उसका ये नतीजा निकला है। बस पूछो मत, यहाँ भी ये हाल है। इतना गंदा खाना बनाती है कि हार कर मना करना पड़ा कि तुम मत बनाया कर खाना। ऊपर से बातें सुना रही है कि मुझे तो बहुत शौक था खाना बनाने का, पर आपकी वजह से मैंने अपने शौक का त्याग कर दिया है। जैसे पता नहीं क्या जमीन जायदाद छोड़ दी मेरे लिए। पर अब क्या करें? उस दिन मीटिंग थी, इतने लोग घर आए थे, इतना गंदा खाना बनाया उसने, सब उठकर चले गए। अब बोलती है आपके लिए मैंने अपने शौक का त्याग कर दिया। उन दोनों को पता ही नहीं होता कि मीरा सब सुन रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा मैंने अच्छे के लिए किया ये सब, पर आप तो मेरा मज़ाक बना रही हैं बाई के साथ मिलकर। मज़ाक नहीं बना रहे, सही बात बोल रहे हैं। अब नहीं बनता तुमसे ठीक से खाना तो कोई बात नहीं ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं बाहर का नहीं कर पाती, तुम घर का नहीं कर पाती। अब तुम जैसे फर्राटे से कार दौड़ाती हो रोड पर, मैं नहीं कर सकती। मन तो मेरा भी करता है कि बाहर घूमूं, फिरूं अकेले, पर न कार आती है न स्कूटर। इसे ऐसा कह सकते हैं ना कि मैंने भी अपने शौक त्याग दिए। अरे क्या तुम दोनों सुबह से शाम ये त्याग त्याग करती रहती हो? छोड़ो ये सब बातें। आज तुम दोनों बैठो। आज मैं मार्केट से तुम्हारे लिए समोसे लाती हूँ और फिर चाय बनाऊंगी। मेरी बहुओं को भी आराम मिलना चाहिए। पता नहीं कौन सी बहू ने क्या क्या त्याग किया हुआ है मेरे लिए भी। बल्कि एक काम करते हैं, अपन तीनों चलते हैं। आज मैं कार में घुमा कर लाऊंगी तुम दोनों को और अपन तीनों सास बहू मजे करके आएंगे। और ये जो अपने पति है ना, इनको बोल देंगे आज अपना इंतजाम खुद कर ले। हम तीनों ने ही इनके लिए बहुत त्याग किए हैं। सब हंसने लगते हैं और घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। तीनों रात तक घूम फिर के आती हैं। हर वो चीज करती हैं जो सालों से करना चाह रहे थे, पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। मालती भी अपनी बहुओं के साथ अपना समय याद करने लगती है और दोनों को समझाती है, एक गृहस्थी सबकी समझदारी से ही चलती है।